कि जिस बॉडीज़ का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा जाता है। यानी आपको आर्टिकल्स याद रखने पड़ेंगे, कौन से बॉडीज़ के? कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कोई आर्टिकल ही नहीं है ना। यस, अगर आपको ये क्वेश्चन माइंड में आया कि नीति आयोग का कोई आर्टिकल है तो है क्या, तो कोई आर्टिकल ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इसलिए आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है इसको हम स्टडी करते हैं और इसके आर्टिकल जो है वो भी हम जान के उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के आर्टिकल्स आपको याद नहीं रखने हैं। और जो बॉडीज़ लॉ द्वारा बनाई गई है, कोई एक्ट पास करके बनाई गई है, उनको क्या कहा जाता है? स्टैच्यूटरी है, हाँ, स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी यानी ऐसी बॉडी जो लॉ पास करके या एक्ट पास करके बनाई है, और नॉन स्टैच्यूटरी यानी वो जो कोई एक्ट पास करके नहीं बनाई है। तो एक आपको बता दूं कि कोई भी बॉडी स्टैच्यूटरी नॉन स्टैच्यूटरी हो सकती है। एक्ट पास किया है आपने तो वो स्टैच्यूटरी होगी या फिर बाद में नॉन स्टैच्यूटरी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एटॉर्नी जनरल ऑफ, हाँ यस होता है, बट कुछ स्टैच्यूटरी, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैच्यूटरी भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया बट एक्ट पास करके उसको बॉडी बनाया होगा तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूटरी भी होती हैं, और स्टैच्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके, हाँ यस, थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं, और अभी हमें ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सबसे पहले हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके लिए आर्टिकल 76 दिया है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है देश के, जो किसकी केसेस हैंडल करते हैं, तो जो गवर्नमेंट की केसेस हैंडल करते हैं, वो भी कौन से गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की केसेस हैंडल करते हैं, उनको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज़ अपॉइंटेड, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और वो प्रेसिडेंट जब तक चाहते तब तक ऑफिस में रहते हैं, उनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं रहता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो रहेंगे। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट चाहेगा तब तक वो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल रहेगा। अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? कितने साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस लगती है एज ए लॉयर? 10 ईयर्स, और जज करके 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एज ए हाई कोर्ट जज एंड 10 ईयर एज ए लॉयर, ये लगता है। तो आप हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। यही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी लगता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए उसकी कोई एग्ज़ाम नहीं होती। अटॉर्नी जनरल को सिर्फ इतना ही होता है कि उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, किसके कहने पे, ऑन नीड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड। तो कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकता है अगर वो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट जब चाहती है तो कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकता है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूँ कि जो भी अटॉर्नी जनरल है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। ओके, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर ड्यूटीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस करना गवर्नमेंट को। जब प्रेसिडेंट बोले कि ये लीगल मैटर है, इस पर हमें एडवाइस कीजिए, क्योंकि हमें उतना लॉ का नॉलेज नहीं है, तो वो एडवाइस करेगा। दूसरा, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो सब केसेस में वो अपीयर होगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर प्रेसिडेंट बोलेंगे तो कुछ मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट कभी कभी ये 143 के अकॉर्डिंग, है ना, सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस ले सकते हैं। तो ऐसे वक्त हम कहेंगे कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अगर प्रेसिडेंट रेफरेंस लेते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा और अपीयर होगा हाई कोर्ट में भी। अगर वो केसेस
की ज़रूरत हाई कोर्ट में जाने की पड़ रही है, तो जनरली तो सुप्रीम कोर्ट में ही ज़रूरत पड़ती है, बट किसी केस में अगर हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी जाएगा। यानी ओवरऑल इतना याद रख लो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केसेस चलाता है। ओके, सो ये पहली बात है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कोई फुल टाइम ऑफिसर नहीं है, फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट का। ये अपना खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। बस इतना है कि जब वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको जो गवर्नमेंट के खिलाफ की केसेस है, यानी जिसमें गवर्नमेंट दूसरी पार्टी है, उसकी केसेस वो नहीं लड़ सकता। बाकी वो खुद की प्राइवेट केस से प्रैक्टिस कर सकता है, यानी वो सिविल केसेस खुद की हैंडल कर सकता है, प्राइवेट भी। उसके अलावा यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक ओके। उसके अलावा आपको राइट्स बता देता हूँ। अटॉर्नी जनरल को ये राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है पूरे टेरिटरी में इंडिया के। दूसरा, उसको बोलने का अधिकार है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में यानी पार्ट लेने का अधिकार है। ये चीज़ें भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो किसी भी हाउस में जाके बैठ सकते हैं, बट वो वोट किसी भी हाउस में नहीं कर सकते। क्यों वोट नहीं कर सकते? क्योंकि वो वेरी गुड, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है किसी भी हाउस के, इसीलिए वो वोट नहीं कर सकते किसी भी हाउस में। अगर देखा गया तो किसी भी हाउस में गवर्नमेंट के तरफ से बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। जितने भी प्रिविलेजेस है, इम्यूनिटीज़ है, वो अवेलेबल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सेम अवेलेबल होती है अटॉर्नी जनरल को। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो भी प्रिविलेजेस मिलेंगे, वही फैसिलिटीज़ और प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी दिए जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में याद रखनी है। और दूसरी एक बात याद रखनी है कि वो खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, वो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका टेन्योर फिक्स नहीं है। जब प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो रहता है। यानी मैं आपको ये बता दूं कि प्रेसिडेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके दूसरे को बनाया जाए। आप अपने जैसे लॉयर को बदल सकते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी अपने लॉयर को बदल सकती है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि उसको चेंज कभी भी किया जा सकता है। अगले जो ऑफिसर हम पढ़ेंगे वो होंगे कैग। जैसे आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया के, वैसे ही कैग जो होते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ऑडिटर की अगर बात करें तो वो चीज़ों को ऑडिट करते हैं, इसलिए उनको ऑडिटर जनरल तो कहा जाता है। बट काफ़ी बार ये सवाल आता है कि हाँ, इनको कंट्रोलर कहना ठीक होगा या नहीं। तो ये कंट्रोलर जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग जो होता है, मैं आपको मेनली बता दूँ, उसका मीनिंग कंट्रोलर ही होता है, ये समझ जाए। बट फाइनेंस का कंट्रोलर, इसलिए उसे कंट्रोलर कहा जाता है। कंट्रोलर इज नथिंग बट कंट्रोलर, है ना। तो कंट्रोलर, तो क्या ये सच में कंट्रोलर है? क्या ये चीज़ें कंट्रोल करता है? इसके ऊपर काफ़ी बार डिबेट चलते हैं। तो ये कंट्रोल नहीं करता, ये सिर्फ ऑडिट करता है। बट नाम कहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिट करता है। आर्टिकल 148 में ये दिया है। जैसे ये जो थे ये आर्टिकल 76 में दिए थे, ये जो है ये आर्टिकल 148 में दिए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और हम इसे कैग नाम से जानते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो हमारे पब्लिक पर्स का कहीं ना कहीं गार्डियन है। यानी जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा है वो आखिरकार पब्लिक का है, इसलिए वो पब्लिक पर्स, और पब्लिक पर्स के ऊपर जो ध्यान रख के बैठा है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, या फिर हम कहेंगे कैग जो है, ये सब डेमोक्रेटिक सिस्टम को संभालने का काम कर रहे हैं एक तरह से, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा कैग जो है वो किसी से डरता क्यों नहीं, क्या क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसकी ड्यूटीज़ क्या है हम आगे देखेंगे। बट अभी सिर्फ आपको ये बता दूं कि वो इंडिपेंडेंट क्यों फील करता है। सबसे पहले कैग जो उसको निकालना बहुत ईजी नहीं है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कभी भी निकाला जा सकता था, कैग को निकालने के लिए 6 साल का उसने टेन्योर कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। अगर वो पहले 65 ईयर्स का होता है तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर वो 6 ईयर्स कंप्लीट करता है तभी उसको हटाया जा सकता है। उसके जो राइट्स होते हैं कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, है ना। उसको जो भी बोला था अपॉइंटमेंट के वक्त कि आपको ये राइट्स मिलेंगे, वो राइट्स उसके कंटिन्यू रहेंगे। अदरवाइज तो किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के खिलाफ ऑडिट अगर करने गया तो उन्होंने धमकाया रहता कि देखो भैया हम आपके ये राइट्स कम कर देंगे, तो उनके राइट्स जो है ये कम नहीं किए जा सकते। जितने भी उनके खर्चे हैं ऑफिस ऑफ कैग के, वो पूरे चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। चार्ज होने के कारण क्या होता है, क्या नहीं करना पड़ता यहाँ पे कोई भी खर्चे निकालने के लिए,
यस, वेरी गुड, है ना, यानी वोटिंग नहीं करनी पड़ती, वेरी गुड। ये होने के साथ साथ उसकी जो सैलरी होती है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितनी होती है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी दोगे उतनी कैग की सैलरी रहेगी। तो फिर उसको डरने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑडिट करते हो गवर्नमेंट का, इसलिए उसको इंडिपेंडेंस दिया है, विदाउट डरे वो काम कर सकता है। अगर हम कहें तो क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो जो जो काम करेगा आर्टिकल 149 में दिया हुआ है, बट आपको 149 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने 148 भी याद रख लिया, कैग के बारे में है, बस इतना काफ़ी है। 149 में क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी खर्चे हो रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से, वो पूरे ऑडिट करता है कैग। कैग का क्या काम है कि आपने पैसे निकाले, आपके अकाउंट में पैसे आए, तो फिर जितने आए उतने आए, तो बचे जितने हैं उतने ही कैसे बचे, यानी ये समझ जाइए कि मैंने 100 रुपये निकाले, मेरे पास 200 रुपये आए, है ना, यानी अभी मेरे पास कितने बचने चाहिए थे, 100 रुपये, बट अगर मेरे पास 100 ना बचते हुए 50 रुपये ही बचे हैं, तो फिर वो इंक्वायरी करेगा कि 50 रुपये गए कहाँ पे। जस्ट लाइक यहाँ पे ऑडिटिंग चलती है, कितना आया, कितना गया और कितना बचा है, ये सब खर्चे देखता है कैग, और फिर वो एक रिपोर्ट बनाता है। उसके अलावा कॉन्टिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये दोनों भी आपको बता चुका हूँ, तीनों फंड्स बता चुका हूँ, इसकी भी ऑडिट करता है कैग, चाहे वो स्टेट का रहे चाहे वो सेंटर का रहे। कैग जो होता है ये कॉमन होता है फॉर सेंटर एंड स्टेट, है ना, तो ये दोनों के जो भी फंड्स है उनकी ऑडिटिंग करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको ये बता दूं, नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी आर एसेंटेड एंड सर्टिफाइड बाय कैग। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, दैट इज नेट, हम कहेंगे कि प्रोसीड्स। अब नेट टैक्स या नेट प्रोसीड्स क्या होते हैं ये आपको बता देता हूँ। जितने भी आपके टैक्सेस कलेक्ट हुए, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 200 रुपये आए और 200 रुपये में मुझे ये पैसे कलेक्ट करने के लिए 20 रुपये लगे, तो फिर मेरे पास कितने आए, 180 रुपये। खर्चा पानी निकाल लिया 20 रुपये का, तो 180 रुपये मेरा इनकम रहा। तो ये होती है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्लियर हुआ सबको, है ना? यस। टैक्स कलेक्ट करने को भी तो कोई मशीनरीज होती है ना, उनको भी तो हमें पैसे पे करना पड़ता है। आईआरएस ऑफिसर काम कर रहे हैं या फिर जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं या फिर हमने जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए उनके सबके खर्चे निकाल के हमें जो भी पैसे का प्रॉफिट हो रहा है वो नेट प्रोसीड होती है। तो नेट प्रोसीड कितना हुआ, दैट विल बी सर्टिफाइड बाय कैग। फिर कैग बताएगा नेट प्रोसीड कितना है। कैग जो होता है वो गाइड है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो थी आपने देखा था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन वाले होते हैं क्या इसका? हाँ हाँ, यानी है ना, आपको याद आ रहा है, चेयरमैन इसके अपोजिशन से होता है। बराबर है ये स्टेटमेंट और रॉन्ग? और इसमें 30 मेंबर होते हैं या 22 होते हैं? 22 मेंबर होते हैं और चेयरमैन अपोजिशन से होता है। यस, है ना, वेरी गुड। तो ये चीज़ें आपको याद है जो हमने कल पढ़ी थी। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होने के बाद ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स यानी जो पैसा आया, एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा हुआ, वो पूरे सेंटर का हो या स्टेट का रेवेन्यू हो, उन सबको ऑडिट करता है कैग। कैग जो होता है द ऑडिट्स ऑफ अदर बॉडीज एज व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, इन चीज़ों का तो ऑडिट करेगा ही, बट प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी चीज़ को उसे ऑडिट करने बोले तो उसका भी ऑडिट करता है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो 3 रिपोर्ट्स बनाता है। एक वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, जो भी पैसा आपने अप्रोप्रिएट किया, अप्रोप्रिएशन बिल पास किए, वो कितने थे, क्या थे, उसकी एक रिपोर्ट बनाता है, उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक रिपोर्ट कहते हैं। फिर फाइनेंस अकाउंट्स की रिपोर्ट बनाता है, जो भी आपके फाइनेंस वाली चीज़ें हैं, जो भी पैसे वाली चीज़ें, उसकी एक रिपोर्ट वो रेडी करेगा। उसके अलावा वो एक पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे, हमने देखा था कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए भी एक कमेटी है, तो उसके लिए भी वो रिपोर्ट बनाता है कि जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज काम करे उनके पास कितना पैसा आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, इससे पता चलेगा कि कितना करप्शन हुआ। तो इसीलिए कैग का ये सब काम होता है कि ये सब चीज़ों की रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को देना। देन पार्लियामेंट विल डिसाइड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो कैग ये करने के अलावा रोल कैग का मेन ये है कि ऑफिस ऑफ कैग सिक्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। अब मैंने क्या बोला, कैग ने कुछ रिपोर्ट बनाई और किसको दे दी, पार्लियामेंट को दे दी। अब पार्लियामेंट जो होता है वो रिपोर्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेगा, आंसर्स पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, आंसर लेगा मिनिस्टर्स से, जिनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्योंकि यही तो लोग पैसे लेके गए थे, तो इन्होंने उस पैसे का क्या यूज़ किया क्या नहीं, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट यानी हम स्पेशली कहेंगे अपोजिशन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे हमें अकाउंटेबिलिटी मिलती है कि जो मंत्री लोग हैं वो अकाउंटेबल है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। और कैग जो है इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो उसको सिर्फ पार्लियामेंट को आंसर करना होता है, पार्लियामेंट को रिपोर्ट देनी पड़ती है, बाकी उसको कोई
टेंशन नहीं है। वो जो होता है वो पार्लियामेंट का एजेंट है। अलॉन्ग विथ लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट्स तो वो करता ही है, कैग प्रॉपर्टी ऑडिट्स भी करता है ना। तो यहाँ पे अगर देखा गया तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस तरह के ऑडिट चल रहे हैं जो कि लॉ के अकॉर्डिंग उसको कहीं ना कहीं अलाउ किया गया है। बट अगर हम ये कहेंगे तो वो ये प्रॉपर्टी वाले जो ये होते हैं ऑडिट्स वो भी करता है। यानी हम कहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी हम मॉरल्स या फिर हम कहेंगे बिहेवियर के चलते जो भी चीज़ें हैं उसके भी ऑडिट वो करता है ना। तो सिर्फ लीगल और रेगुलेटरी नहीं बट कुछ मॉरल चीज़ें होती है ना, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस तरह के भी ऑडिट करता है। ऐसा नहीं कि लॉ बोल रहा है इसीलिए कर रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं रोल होता है कैग का। अब कैग का ये जो रोल होता है तो कैग कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा है, उससे हमें पता चल रहा है कितना करप्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। इस प्रकार इस तरह से कैग जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस तरह से टिका के रखने का काम करता है। ओके, कैग के बाद चले आगे। ओके, एडवोकेट जनरल, जैसे आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा, आपको पता ही स्मार्ट वर्क कैसे करना है। अगर आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ लिया तो आपका एडवोकेट जनरल ऊपर ऊपर पढ़ा तो भी चलता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे लॉयर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वैसे ही एडवोकेट जनरल किसका लॉयर होगा? स्टेट का। यानी हम ये कहेंगे कि हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है। आर्टिकल वहाँ पे 76 था, यहाँ पे 165 आर्टिकल है। एडवोकेट जनरल हर स्टेट में रहता है और एडवोकेट जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट में। जैसे अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है सेंटर पे या पूरे इंडिया में। एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, उसका अपॉइंटमेंट जो था वो प्रेसिडेंट करता था। वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको पता है क्या क्या क्वालिफिकेशन लगते हैं, वो क्वालिफिकेशन एडवोकेट जनरल के पास होने चाहिए। हाई कोर्ट के अगर आप जज बनना चाहते हो तो आप लॉयर कितने साल तक होने चाहिए? 10 ईयर्स। या फिर आप या फिर आप किसी भी जुडिशियल ऑफिस आपने होल्ड करना चाहिए कितने साल तक? या 5 ईयर, 5 ईयर्स या 7 ईयर्स? 7 ईयर, 5 ईयर्स। 7 ईयर्स फॉर कौन सा? तो वो जो मैंने आपको कल सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले बताए थे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, ठीक है, तो वो है, वो अलग हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ तक की चीज़ें हमें यहाँ पता चलती हैं। उसके अलावा इसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं? वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ है जैसे कि अटॉर्नी जनरल के थे। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना किसी भी मैटर पे जो गवर्नर उसको पूछ रहे हैं, या फिर कोई भी फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे है वो पूरे करना, वो भी उसको भी राइट है स्पीक बोलने का और टेक पार्ट, है ना, टू टेक पार्ट, ये वाला भी राइट है। कौन से हाउस में? तो बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बैठ सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बैठ सकता है, बट वो वोट कहीं नहीं कर सकता। और जो भी केसेस होती है उसको हैंडल करता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट का कोई एडवोकेट जनरल है तो ही विल रिप्रेजेंट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन एनी कोर्ट, जो भी कोर्ट है वहाँ पे। तो ये किसी भी कोर्ट में कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टेट की केसेस, क्योंकि मैं ये थोड़ी बोलूँगा, ज़रूरी नहीं है ना स्टेट की केसेस स्टेट में ही चलेगी, हाई कोर्ट में ही चलेगी। स्टेट की केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में भी चलती है ना। और अगर दो स्टेट्स के बीच की केस है तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। तो ऐसी केस भी ये हैंडल करेगा। ये भी फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होता है, ये भी अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकता है। बट ऐसी केसेस वो ले सकता है जिसके अपोज में गवर्नमेंट नहीं है। वो सिविल केसेस चला सकता है, क्रिमिनल केसेस तो वैसे भी नहीं चला सकता, बट ऐसी ही केसेस चला सकता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ की केसेस नहीं है। गवर्नमेंट के खिलाफ की अगर केस होगी तो इसको अलाउ नहीं है कि ये वो केसेस चला सके। जब तक गवर्नर चाहता है तब तक ये रहता है, यानी हम कहेंगे जब तक रूलिंग पार्टी चाहती है। अब आप ही एक चीज़ गेस कीजिए, आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने जिसको अपना लॉयर रखा है वही लॉयर कांग्रेस थोड़ी ना रखेगी, सब अपने लोगों को ही रखेगी ताकि भरोसेमंद हो। तो फिर जैसे सरकार चेंज होती है वैसे ये लोग भी चेंज हो जाते हैं, सिंपली हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है ये हमारे कंट्री में हर एक स्टेट में रहते हैं और स्टेट में ये काम करते हैं। अब एक पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है बट मैं ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इट इज़ नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए रखा जाता है। सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये ऐसा समझ जाइए कि हर स्टेट में एक रखा जाता है। किस लिए?
तो अटॉर्नी जनरल हर स्टेट में तो नहीं जा सकता। अगर कोई स्टेट से रिलेटेड केस है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई केस कर दी, तो क्या सिचुएशन है महाराष्ट्र में क्या नहीं है, जानने के लिए अटॉर्नी जनरल जो है वो सॉलिसिटर जनरल को कॉन्टेक्ट करेगा। यानी सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो ऐसा समझ जाइए एक तरह से असिस्टेंट है किसका, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। और इसके साथ साथ ज़्यादा वर्क लोड रहा तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बना सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, इसीलिए दिस इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अटॉर्नी जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एडवोकेट जनरल, है ना, और बाकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लॉ से रिलेटेड नहीं है। सॉलिसिटर जनरल इज नॉट, बट टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इट इज़ देयर। ये होने के बाद आगे आते हैं। जब ये सब चीज़ें आप पढ़ लेते हो तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और चीज़ देखने मिलती है, और उसे हम कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन। जब हम फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं तो मैं स्टेट के पहले आपको नॉर्मल फाइनेंस कमीशन बताता हूँ, फिर आप उसको आराम से हम कहेंगे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन से जोड़ सकते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी यानी वो कुछ फैसले ले सकती है बट पूरी चीज़ों के नहीं। जुडिशियरी जो होती है वो किसी भी मैटर पे अपने डिसीजन सुना सकती है, बट फाइनेंस कमीशन सिर्फ कुछ मैटर पे यानी रिलेटेड टू फाइनेंस जो मैटर है उस पर सुना सकती है, इसीलिए इसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। फाइनेंस कमीशन जो होता है वो आर्टिकल 280 में दिया है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है इंडिया में। ये हर 5 साल बनाई जाती है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बनाई जाती है। और इसको कौन बनाता है, प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट हम कहेंगे सेंटर के लिए, और गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के लिए इसको बनाते हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पे पता होगी कि ये जो फाइनेंस कमीशन होती है इसको हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो उसमें एक चेयरमैन होते हैं। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं। आज आपको एक वर्क दे रहा हूँ, आपको देख के रखना है, हु इज़ द, हाँ यस, है ना, तो आपको ये देख के रखना है, हु इज़ द फाइनेंस चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब अपने आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का एडवोकेट जनरल कौन है, ये चीज़ें कुछ देख के रखिएगा। फाइनेंस कमीशन में मैंने आपको बता दूं कि एक चेयरमैन होते हैं जिसको एक्सपीरियंस होता है पब्लिक अफेयर्स में, और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपने जैसे कि यहाँ पे बताया है कि इस बार के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन जो होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एनके सिंह जो है चेयरमैन आज, वो आईएएस ऑफिसर है ना, पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ज़्यादातर इसके चेयरमैन आईएएस ऑफिसर इस तरह के आपको देखने मिलते हैं। इवन इनके मेंबर्स भी आईएएस ऑफिसर्स कुछ कुछ होते हैं, है ना, तो आपको ये चीज़ें पता चलती है क्योंकि इनको एक्सपीरियंस होता है। तो 1+4 ये इसका कंपोजिशन है। एंड क्वालिफिकेशन बाकी लोगों के क्या होने चाहिए वो डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट होता है। सिर्फ इतना लिखा है कि चेयरमैन जो होगा उसको एक्सपीरियंस पब्लिक अफेयर्स में होना चाहिए, है ना, बट बाकी लोगों को क्या रहेगा क्वालिफिकेशन, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। वो फिर से रीअपॉइंट हो सकते, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जो 4 मेंबर होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, सबसे पहले वो किस किस में से हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चारों ही होने चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर जो हाई कोर्ट बनने के क्वालिफिकेशन रखता है वो हाई कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन रखता है। वो क्वालिफिकेशन क्या है हाई कोर्ट जज के, अभी आपने देखे थे। ऐसा व्यक्ति जिसको फाइनेंस में नॉलेज है या गवर्नमेंट के अकाउंट्स में नॉलेज है वो रह सकता। ऐसा व्यक्ति जिसको फाइनेंशियल मैटर में और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है, यहाँ पे नॉलेज है और यहाँ पे एक्सपीरियंस है, और किसी को इकोनॉमिक्स में स्पेशल नॉलेज है, उसको बनाया जा सकता है। इन चारों में से ऐसे फालतू किसी को यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का आप मेंबर नहीं बना सकते। इन चारों में से ही कोई 4 मेंबर होने चाहिए, और उसके अलावा ये लोग रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। और चेयरमैन को तो एक्सपीरियंस पब्लिक अफेयर्स में होना ही चाहिए। अब फाइनेंस कमीशन काम क्या करता है आपको पता है। मेन काम क्या है फाइनेंस कमीशन का, जैसे मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, क्या है, यस, बिटवीन, वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या फिर सेंटर को जो जो चीज़ें हैं वो कहीं रिकमेंड करना। तो हम ये कहेंगे कि मेन काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आपने देखा क्या, कुछ टैक्सेस है जो सेंटर कलेक्ट करता है स्टेट को देता है, कुछ होता है जो दोनों बांटते हैं। तो ये कितना रहेगा क्या रहेगा, दैट विल बी रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इनके फंक्शंस अगर देखें तो फाइनेंस कमीशन जो होता है रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कुछ कुछ चीज़ें, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स में आपको बता चुका हूँ, जो भी खर्चा पानी वो काट के जितने पैसे आपके पास बचते हैं उसको नेट प्रोसीड कहा जाता है टैक्स का। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरह से एलोकेट किया जाएगा, दैट विल बी रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन टू द प्रेसिडेंट। दूसरी बात,
कोई भी चीज़ें, अगर कितना गारंटी नेट देना चाहिए किसी स्टेट को, अगर कोई ए नाम का स्टेट है जो मांग रहा है 100 करोड़ रुपए, तो उसको 100 करोड़ देने चाहिए या 50 करोड़ देने चाहिए या 500 करोड़ देने चाहिए, दैट विल बी रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन टू द गवर्नमेंट, या फिर हम कहेंगे टू द प्रेसिडेंट। तीसरा जो है वो ये है कि मेजर्स क्या लेने चाहिए जिससे, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दो स्टेट है ये, इसके रिसोर्सेस कैसे बढ़ सके, ये भी वो बताता था, है ना, अपने रिसोर्सेस स्टेट्स कैसे बढ़ाएं ताकि वो कुछ चीज़ें लोकल बॉडीज़ तक भी पहुंचा पाए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं ऑन एनी मैटर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे रेफ़र करता है, ये सब मैटर्स वो कहीं ना कहीं रिकमेंड कर सकता है। रोल क्या है उसका, तो वो अपनी रिपोर्ट जो होता है प्रेसिडेंट के पास सबमिट करता है, एक रिपोर्ट बनाकर, जैसे कैग रिपोर्ट बनाता है, ये प्रेसिडेंट के पास वो सबमिट करता है रिपोर्ट कि मैंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे, और प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट के सामने रखता है, फिर पार्लियामेंट उस पर डिस्कशन करता है। जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ने दिए हैं वो सिर्फ एडवाइजरी है, गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट ने सुनने चाहिए, वो सिर्फ एडवाइजरी होते हैं। और फाइनेंस कमीशन जो होता है वो एक तरह से फिस्कल फेडरलिज्म का व्हील बैलेंस है। फेडरलिज्म मीन्स सेंटर और स्टेट, इन दोनों को मिलकर फेडरलिज्म बनता है, और ये बैलेंस कर इनको जो रहा है वो है फाइनेंस कमीशन, दोनों को बैलेंस करके चल रहा है ना। तो दोनों का बांटता है, दोनों को साथ में लेके चलता है, इसलिए इनको पैसे के मैटर्स में, इसलिए इसको फिस्कल फेडरलिज्म मेंटेन करने वाला एक तरह से हम कहेंगे कमीशन है, ऐसा माना जाता है। तो फाइनेंस कमीशन का ये सब काम होता है। फाइनेंस कमीशन क्लियर हो गया सबको? ओके, है ना। तो आर्टिकल 280, यस, थैंक यू। उसके बाद हम चलते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास। स्टेट फाइनेंस कमीशन वैसा ही, मैंने जैसे आपको बताया, स्टेट फाइनेंस कमीशन तो तब आया जब 73rd और 74th अमेंडमेंट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर म्यूनिसिपैलिटी ऐसा कुछ था ही नहीं, यानी लोकल बॉडीज थी नहीं, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम था, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे कैसा है कि गवर्नर भी आजकल 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनाता है स्टेट में भी। आर्टिकल 243I से 243Y तक ये दिया है कि ये बॉडी बनाई जाती है फाइनेंस कमीशन नाम की। इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इनके सिलेक्शन कैसे होंगे, वो हर स्टेट अपना सोचेगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर ये डिसाइड करेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा हर चीज़, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि स्टेट लेजिस्लेचर विल डिसाइड अपने अकॉर्डिंग, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन है कि इनका फंक्शन क्या है। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वैसे ही फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था बिटवीन ये दो, वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन विल मीन्स डिस्ट्रीब्यूट क्या चीज़ें रिकमेंड करनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, टोल्स, फीस बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, यानी हम कहेंगे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज, इनके बीच में वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है ना। उसके साथ साथ टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स क्या होने चाहिए, देने चाहिए अपने लोकल बॉडीज़ को, ये रिकमेंड करेगा। कोई लोकल बॉडी को कुछ गारंटी नेट लग रहा है तो वो कितना मिलना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, वो रिकमेंड करेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन कैसे अच्छी की जाए लोकल बॉडीज़ की, वो भी मेजर्स क्या लेने चाहिए, ये रिकमेंड करेगा। और कोई भी मैटर जो गवर्नर उसको करने बोलेगा फाइनेंस से रिलेटेड, वो पूरे करेगा। तो ऐसा स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो 243I और 243Y में दिया हुआ है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसीलिए ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन देख लिया, फाइनेंस कमीशन देख लिया। अब हम देखेंगे GST के पहले इलेक्शन कमीशन। ओके, अब हम इलेक्शन कमीशन देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ पे आता है तो इलेक्शन कमीशन के लिए जो, जस्ट मिनट, नहीं, इलेक्शन कमीशन के पहले हम ये बाकी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा स्टेट फाइनेंस कमीशन, वैसे ही आगे अगर हम चलते तो हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल देखने मिलता है। GST काउंसिल भी पहले इस देश में नहीं था। जब GST करके हमने अमेंडमेंट किया तब से ये आया, यानी हम कहेंगे कि एक आर्टिकल डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में 279A, और इस आर्टिकल में लिखा गया GST काउंसिल। GST काउंसिल क्या करता है, तो रिकमेंडेशन देता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को GST से रिलेटेड, कैसा GST होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे आपने कलेक्ट करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी रिकमेंडेड बाय GST काउंसिल। उसके अलावा ये सेंटर और स्टेट दोनों जगह के लोग इसमें होते हैं। अब ये इसलिए इसको फेडरल बॉडी कहा जाता है, क्योंकि GST की अगर बात करें तो सेंटर और स्टेट दोनों के टैक्सेस GST में आते हैं, इसलिए इस काउंसिल में दोनों के लोगों को रखा जाता है। तो GST काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, तो मैं ये कहूँगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरपर्सन। एट प्रेजेंट हु इज़ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर?
निर्मला सीतारमन जी, तो ये है। उसके अलावा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, ये इसके मेंबर होते हैं, है ना, जो इंचार्ज होते हैं रेवेन्यू और फाइनेंस के वो। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी एक मेंबर होते हैं, यानी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एक मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये आपको देखने मिलते हैं जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल जो होते हैं उन्होंने जो डिसीजन लिए, डिसीजन ऑफ द काउंसिल वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स कास्ट बाय मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, तो 3/4 वाले डिसीजन से यहाँ पे लिए जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं, वेटेज ऑफ द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 1/3, और इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 होना चाहिए टोटल वोट्स में, और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 होना चाहिए हर एक वोट जो कास्ट किए गए उसमें। यानी मैं सिंपल आपको ये बता दूं, जो स्टेट गवर्नमेंट से लोग आए हैं उसमें से 2/3 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए अलग से देखा गया तो, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हैं उसमें से 1/3 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। ये चीज़ें पता चलती हैं। ये होने के साथ साथ ओवरऑल 3/4 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, है ना, यानी हम कहेंगे, और एक एग्जांपल लिया, अगर 3 लोग स्टेट से आए हैं तो 3 में से 2 लोगों ने पहले हाँ बोलना चाहिए। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। कोई भी चीज़ को तभी वो क्लियर होती है। सेंटर से 3 लोग आए हैं तो उसमें से एक व्यक्ति ने तो भी हाँ बोलना चाहिए, तब वो क्लियर होगी। और अब टोटल जब आप करोगे 3 और 3 6 में से अब 3 यानी 3/4 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए टोटल, है ना, तो ऐसे 3 इसमें देखा जाता है। बट ये कोई यहाँ पे सवाल नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मेजॉरिटी से यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ वोट से कौन सबसे ज़्यादा, है ना, एक तरह से किस तरफ क्या डिसीजन लेना है, तो ये सब यहाँ पे किया जाता है। तो ये काफ़ी एक अलग सा एक प्रोसीजर है इनका, बट एक अच्छा है कि ये लोगों को रिप्रेजेंटेशन दोनों जगह का मिला है, और ये हमेशा जीएसटी के लिए कुछ रिकमेंडेशन अपने देता रहता है। तो 279A में आ जाता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के बाद हम आगे आते हैं, तो आपका जो फेवरेट है वो है यूपीएससी। आप यूपीएससी को यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यूपीएससी को हम जब पढ़ते हैं तो आपको यूपीएससी के बारे में बता दूं, यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। आपको पता है रिक्रूटमेंट्स करने का काम यूपीएससी करती है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब यूपीएससी जो है उसके लिए जो आर्टिकल्स दिए वो 315 से 323 है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूँ कि सेम आर्टिकल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कवर करते हैं। तो यूपीएससी के लिए और एसपीएससी के लिए सेम आर्टिकल्स है, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लग के ही 324 इलेक्शन कमीशन आ जाता है। तो यहाँ पे अब जब हम यूपीएससी को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि यूपीएससी जो होती है उसके लिए आर्टिकल 315 से 323 पार्ट 14 में दिया हुआ है यूपीएससी। यूपीएससी आप लोगों का बहुत ज़्यादा, यानी आपको अच्छे से वो यही चीज़ें याद रहनी चाहिए क्योंकि आप खुद ही इसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। यूपीएससी जो है इट इज़ अ कमीशन, ये एक कमीशन है जो क्या क्या काम करती है वो भी आपको बताता हूँ। ये एक वॉचडॉग है मेरिट सिस्टम का कंट्री में, है ना, तो वो किस तरह से लोगों को रिकमेंड करेंगे कि वो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे मेरिट ऑन बेसिस ऑफ मेरिट सिस्टम। अब यहाँ पे कंपोजिशन अगर मैं बोलूँ तो यूपीएससी का एक चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स यूपीएससी में देखने मिलते हैं। जो अदर मेंबर्स है कितने रहेंगे, वो प्रेसिडेंट जितने चाहेंगे उतने रहेंगे, है ना। जनरली जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं कमीशन में वो 9 से लेके 11 तक रह सकते हैं। चेयरमैन प्लस 9 टू हम कहेंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन हम कहेंगे 9 से 11 मेंबर्स रह सकते हैं। और उनका टेन्योर जो होता है, टर्म होता है, वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर होता है, विच एवर इज़ अर्लियर। अगर आपको यहाँ पे मेंबर बनना है तो आपके क्वालिफिकेशन कोई ऐसे दिए तो नहीं है, बट सिर्फ इतना लिखा है कि जितने भी मेंबर रहेंगे, फॉर एग्जांपल यानी हम कहेंगे कि 10 मेंबर्स हैं, 10 में से आधे लोग यानी 5 लोग कहाँ के होने चाहिए, एटलीस्ट उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट में। ऐसे ही किसी को उठा के डाल दिया ऐसा नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट आधे से ज़्यादा लोगों को तो भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भैया आपको गवर्नमेंट का साथ काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो आप लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। बट जनरली देखा गया तो जो चेयरमैन होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, तो बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जाता है नहीं। तो यूपीएससी, अब ये क्वालिफिकेशन आपने देखे, कंपोजिशन देखा, इंडिपेंडेंस बता देते। यूपीएससी क्यों बिना डरे किसी का भी नाम रिकमेंड करती है, गवर्नमेंट से डरती क्यों नहीं है कभी भी नाम रिकमेंड करते हो? तो सबसे पहले चेयरमैन और मेंबर जो है कमीशन के, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया। उनको कहा है कि आपको 6 साल तक यहाँ रखा जाएगा या फिर 65 ईयर्स तक आपको रखा जाएगा। इतना ईजी नहीं है इन लोगों को रिमूव करना। उनकी जो कंडीशन होती है सर्विस की, वो अपॉइंटमेंट के बाद कम नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया था अपॉइंटमेंट का, जैसे जजेस की मैंने आपको बताया, है ना, वैसे इनकी भी कम नहीं हो सकती। एक बार आपने उनको जो बोल दिया कि आपको ये मिलेगा जब आप
चेयरमैन बनोगे तो आपको उनको वो सब देना ही पड़ेगा। उसके अलावा इनके जो भी एक्सपेंसेस है वो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, यानी यहाँ पे वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं, यानी पार्लियामेंट जो है ये बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता इनको पैसे देना है या नहीं देना इन चीज़ों में। यानी हम कह सकते हैं कि यूपीएससी के मेंबर्स को के जो भी एक्सपेंसेस है वो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। उसके साथ साथ जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के वो किसी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट के। आप सोचिए वो व्यक्ति जो कल तक नाम रिकमेंड कर रहा था हाईएस्ट ऑफिसर्स के, वो व्यक्ति आज खुद जॉब कर रहा है। ये चीज़ें शोभा नहीं देती। तो ये लोग फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट ये कुछ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। कौन से? चेयरमैन तो नहीं ले सकता, मेंबर्स कौन से ले सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टेबल है, वो टेबल भी आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में तो हो सकता है कि उसी टेबल से पूरे क्वेश्चन आ जाए इन टॉपिक्स के। तो वो बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम्ड है वो टेबल, तो वो आपको मेरे तरफ से एक तोहफा समझ जाइए जो आपका बहुत सारा काम बचाएगा आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने का। उसके अलावा फंक्शंस जो है, फंक्शंस उसके क्या है, तो एग्जामिनेशन लेना रिक्रूटमेंट के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए, पब्लिक सर्विस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है कि ए ग्रेड सर्विसेज पर ऐसे वैसे जो होती है, या फिर ग्रुप बी सर्विसेज यूनियन टेरिटरीज की, वो सब लेता है। सेंट्रल सर्विस के लिए एग्ज़ाम लेता है, ऑल इंडिया सर्विस के लिए लेता है, इवन एनडीए के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है यूपीएससी, राइट। हाँ, सीएपीएफ की हो, एनडीए की हो या सीडीएस की एग्ज़ाम भी इवन यूपीएससी कंडक्ट करता है ना। तो ये सब एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करता है, सेंट्रल रिक्रूटिंग अथॉरिटी है। जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स है जो पर्सन की है ना, वो पूरे जो भी अफेक्टिंग अ पर्सन इन सिविल कैपेसिटी आर डेल्ट विथ यूपीएससी। जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर है, यानी उसने कुछ करप्शन किया या फिर उसकी ट्रांसफ़र करना है क्या नहीं, ये सब पे यूपीएससी का ध्यान रहता ही है। और वो स्टेट्स को असिस्ट करता है कि जॉइंट रिक्रूटमेंट में। जब मैंने आपको ये बताऊंगा कि एक JSPSC भी होती है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलकर अपनी एक कमीशन बनाते हैं जो कि इन दोनों स्टेट्स में रिक्रूटमेंट मिलके करती है। तो इससे ये अगर जब बन जाती है तो ये असिस्ट करता है, इनको असिस्ट करने के लिए स्टेट्स को यूपीएससी आ जाती है। तो यूपीएससी ये भी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। तो यूपीएससी के ये सब फंक्शंस रहते हैं जो आपको देखने मिलता है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी जो है उसके चेयरमैन या मेंबर्स को तो अच्छे से इंडिपेंडेंस मिला है, बट क्या उनको रिमूव किया जा सकता है? तो आपको ये बता दो कि चेयरमैन और अदर मेंबर्स जो है यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। कब? सबसे पहले कि वो इंसॉल्वेंट प्रूव होना चाहिए। इंसॉल्वेंट यानी वो बैंकरप्ट प्रूव होना चाहिए जो मेंबर था वो। दूसरा, अगर वो ऑफिस में रहने के साथ साथ और भी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको वहाँ पे निकाला जा सकता है उसके पोस्ट से। अगर वो इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी के कारण अनफिट है जिससे वो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर वो मिसबिहेव किया है। अब मिसबिहेव किया है तो ये कैसे प्रूव होगा कि मिसबिहेव किया? इन लास्ट केस द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट साहब आप इसमें इंक्वायरी कीजिए कि सच में इसने मिसबिहेव किया है क्या। फिर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, फिर बोलेगा यस इसके ये काम नहीं थे जो इसने किया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि इसने मिसबिहेव किया है तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मिसबिहेव किया है उसको सर्विस में रखा नहीं जा सकता। तो एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगी फिर प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग बन जाती है। तो ये देखिए बहुत इजी नहीं है, हर चीज़ प्रूव करा के इनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है इसीलिए जनरली इनको रिमूव करते हुए आपको दिखता नहीं है, क्योंकि मीडिया से लेके हर चीज़ है भाई, ऐसा ही नहीं है कि किसी को भी रिमूव कर दिया। ये होता है यूपीएससी का। यूपीएससी से क्लियर है सबको? यस, ओके। सो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एसपीएससी। यूपीएससी देख ले, इसलिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जुड़ी हुई है, वही देख लेते हैं। यूपीएससी की तरह जैसे यूपीएससी सेंटर में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हर स्टेट में काम करती है। इनके लिए जो आर्टिकल है वो 315 से 323 तक के आर्टिकल हैं, जो कि फिर से पार्ट 14 में हमें देखने मिलते हैं। एसपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है ये वॉचडॉग है मेरिट सिस्टम के स्टेट में। उसके अलावा इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और बाकी मेंबर्स होते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। नंबर कितने रहेंगे वो गवर्नर के हाथ में है, बाकी मेंबर्स के। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना है कि यहाँ पे भी वैसा ही है,
कि जितने भी मेंबर रहेंगे उनके 1/2 में से उसके हाफ मेंबर तो भी ऐसे होने चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एटलीस्ट 10 ईयर्स या स्टेट गवर्नमेंट के साथ एटलीस्ट 10 ईयर्स काम कर चुके हैं, 10 साल का उनको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, ये होने चाहिए। जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस है वो 6 ईयर्स या 62 ईयर्स है। यूपीएससी वालों का कितना था, 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट का कितना था, 62 या 65, 65, और हाई कोर्ट का 62, है ना। तो इससे आप जोड़ सकते हैं, यूपीएससी का 65 वैसे यूपीएससी की तरह सुप्रीम कोर्ट का, और एसपीएससी का 62 वैसे हाई कोर्ट का भी 62, ये है। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या काम है, वही है स्टेट के एग्जाम्स कंडक्ट करना, डिसिप्लिनरी मैटर्स देखना है, ट्रांसफ़र कहाँ करना है, किसको कौन सी पोस्ट देना है उसके लिए रिकमेंड करना, सब चीज़ें। बट आपको ये बता दूं कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है आगे मैं बताता हूँ। उसके पहले देखिए रिमूवल कैसा होता है। इनको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपको ये बताया मैंने कि इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं बट रिमूवल प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, एकदम अच्छे से, हाँ ये। और वही सब सिचुएशंस में कर सकते हैं जिस सिचुएशन में यूपीएससी के मेंबर्स या चेयरमैन का रिमूवल किया जा सकता था, सेम, और प्रेसिडेंट ही करते हैं। इंडिपेंडेंस की बात करें तो उनको भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनको भी अपॉइंटमेंट के बाद चीज़ें कम नहीं हो सकती, उनके भी खर्चे जितने भी है वो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, तो इसके ऊपर कोई वोटिंग होती नहीं है, तो कोई इनको धमका नहीं सकता कि पैसे काट दूंगा, ये है वो है। चेयरमैन जो है वो एलिजिबल नहीं है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट में। एक एम्प्लॉयमेंट उनका हो सकता है, वो है कि वो यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर बन सकते हैं, एसपीएससी के चेयरमैन, बट यूपीएससी के चेयरमैन कुछ भी नहीं बन सकते, ये मैं बता देता हूँ। और वो चेयरमैन अगले दूसरे एसपीएससी के भी बन सकते हैं, तो आगे मैं आपको ये बताऊँगा। जो सिंपल इस पर समझ जाए कि प्रमोशन ले सकते हैं, जो एसपीएससी के चेयरमैन हैं वो किसी और एसपीएससी के चेयरमैन फिर से बन सकते हैं, मेंबर नहीं बनेंगे, डिमोशन पे नहीं जाएंगे। और एसपीएससी के चेयरमैन प्रमोशन पे यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर यूपीएससी के मेंबर भी बन सकते हैं, ये भी उनके लिए प्रमोशन ही होगा यूपीएससी का मेंबर बनना। बट यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो यहाँ पे थोड़ी बनेगा कुछ, या यहाँ थोड़ी कुछ बनेगा, या यहाँ का थोड़ी ना मेंबर बन जाएगा। रीअपॉइंटमेंट तो हो सकता है किसी का भी, बट फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अगला मैं आपको ये बता दूँ फंक्शंस क्या है। एसपीएससी जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट करती है स्टेट सर्विस के लिए, जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स है वो सब एसपीएससी ध्यान रखती है। उसके अलावा जो भी क्लेम्स है, रिजबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय सिविल सर्वेंट, ये भी एसपीएससी देती है। जैसे आपको बता दूं, सिविल सर्वेंट अगर कोई स्टेट का है, उसके ऊपर कोई केस चल रही है, और किस चीज़ से रिलेटेड केस है, उसके ऑफिस से रिलेटेड, उसके ड्यूटी से रिलेटेड कोई केस है, तो उसका लीगल खर्चा जो भी आएगा वो एसपीएससी उठाएगी। वैसे अगर आप आईएएस ऑफिसर और आपका भी इस तरह से होता है, तो आपका लीगल खर्चा या कोर्ट का पूरा खर्चा यूपीएससी खुद उठाती है, तो आपको उसको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे अपनी और उसके रिलेटेड कोई केस चल रही है। तो ये उनके फंक्शंस है। फंक्शंस होने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो लोग हैं एसपीएससी वाले, यूपीएससी वाले, ये एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में कैंडिडेट्स के नाम रिकमेंड करते हैं, कौन सी पोस्ट उसको देना है वो रिकमेंड करते हैं, और ये किसको भेजते हैं, प्रेसिडेंट को। यूपीएससी प्रेसिडेंट को देगी और एसपीएससी जो है वो गवर्नर को देगी, फिर ये लोग उनको अपॉइंट करेंगे। अब आपको बताइए कि यहाँ इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो बाइंडिंग रहते हैं क्या प्रेसिडेंट के लिए? व्हाट डू यू थिंक? यस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। आपका हो सकता है लिस्ट में नाम आ जाए और आपको वो अपॉइंट ही ना करे, बट वो करते वक्त प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देना पड़ता है। प्रेसिडेंट को यूपीएससी ने क्या क्या काम किए वो यूपीएससी प्रेसिडेंट के पास एक एनुअल रिपोर्ट देती है, और वो एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। अगर इनकी कोई रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने नहीं सुने हैं तो प्रेसिडेंट एक मेमोरेंडम लेता है, मेमोरेंडम को अटैच करता है और वहाँ लिखता है कि मैंने ये इनके रिकमेंडेशन नहीं सुने थे। देन पार्लियामेंट विल थिंक कि वो बराबर था या नहीं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, बाकी लोगों को क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो यहाँ पे यही याद रखिएगा कि इनके दिए हुए रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, बट अगर वो इनके रिकमेंडेशन नहीं सुनते तो उनको एक मेमोरेंडम अटैच करके रखना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने। देन पार्लियामेंट विल डिस्कस दैट मैटर, ऐसा है, ठीक है। तो यूपीएससी या एसपीएससी की बात करते हैं, एसपीएससी गवर्नर को रिपोर्ट देती है, और गवर्नर को ने अगर किसी को नहीं अपॉइंट किया तो वो मेमोरेंडम अटैच करके स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है। ये हमें कुछ इनके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। हाँ,
पार्लियामेंट विल डिस्कस और फाइनल हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने उसको फिर सवाल कर सकता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ने जो रिकमेंडेशन नहीं सुने वो आखिरकार डिसीजन तो मिनिस्टर्स का होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, है ना। तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं और इस कारण क्या हो सकता है, फाइनल डिसीजन तो ले चुके हैं कि नहीं, अब पार्लियामेंट इन चीज़ों को चेंज तो कर सकता है, ज़रूर चेंज कर सकता है, बट सवाल जवाब में मिनिस्टर्स तो रेडी रहेंगे खुद को डिफेंड करने के लिए, ऐसा है। तो अगर वो ठीक से डिफेंड कर पाए तो फिर ठीक, नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ तो सेंसर मोशन भी रखा जा सकता है फिर पार्लियामेंट में, अगर कोई जानबूझ के करप्शन के चलते ऐसा कर रहा है तो, है ना। इसलिए जनरली ये क्या करते हैं कि रिकमेंडेशन मान लेते हैं, ठीक है, बट पार्लियामेंट ये कर सकता है ज़रूर। यस यस, थैंक यू। उसके बाद हमने यह सब पढ़ लिया, ये पढ़ने के बाद हम इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगे, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड और ऑफिशियल और स्टेट, ये वाला है ना, ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इनको पढ़ेंगे। तो इसको हम इलेक्शन कमीशन को पढ़ लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को हमने पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप हाँ 2-3 मिनट का अगर ब्रेक होना तो आप ले सकते हैं, 2-3 मिनट्स का ब्रेक लेना है या चलने दें, ले लेते हैं। चलो 6:30 हो रहा है, 6:35 पे हम फिर से मिलेंगे और बची हुई चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना बंद करता हूँ और फिर मैं अपनी स्क्रीन वापस से शेयर करूँ। ऑलराइट, सो विजिबल, ओके, थैंक यू। चलिए आगे पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी किसी डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आने वाली इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल के, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉमन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, दोनों के इलेक्शन ये कंडक्ट करती है। इलेक्शन और स्टेट जितने भी, सेंटर और स्टेट में जितने भी इलेक्शन होते हैं, जैसे हम कहेंगे पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो कंपोजिशन कैसा है, तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। प्रेसिडेंट फिक्स कर सकते हैं कि अदर कमिश्नर्स कितने रहेंगे। एट प्रेजेंट हमारी अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन में 1+2 है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स है। तो आपको ये भी देख के रखना है कि हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उसके अलावा इनका जो टर्म है वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स है, विच एवर इज अर्लियर। इनकी अगर पावर्स देखा तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वाजी जुडिशियल तीनों पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की अगर बात करूँ तो ये चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे इलेक्शंस किस तरह से होंगे क्या नहीं, ये सब चीज़ें वो देखते हैं, संभालते हैं। एडवाइजरी कहाँ, तो इलेक्शन के कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, या फिर ये भी एडवाइस की जा सकती है कि इमरजेंसी के लगी है तो इलेक्शन कब लिए जा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन अर्ली लेने पड़ रहे हैं तो किस तरह से लिए जाएंगे, इस तरह का और इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। क्वाजी जुडिशियल इसीलिए कहा जाता है कि ये कुछ डिस्प्यूट्स पे भी डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, या फिर जो इलेक्शन के डिस्प्यूट्स है ये सब इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है, इसलिए क्वाजी जुडिशियल भी होते हैं। ये होने के साथ साथ इनको इंडिपेंडेंस कैसे मिला है, क्यों ये बिना डरे, एक तरह से हम कहेंगे किसी को भी इलेक्शन में कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, फेयर इलेक्शन इंडिया में कैसे देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। सबसे पहली बात तो इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, तो इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल की, वही प्रोसीजर इनको रिमूव करने के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रोसीजर जो है वो बहुत टफ है, और ऑलरेडी मैं आपके साथ वो डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत सारे एक स्टेज से होते हुए उनको रिमूव करना पड़ता है, और एक 3 मेंबर्स की कमेटी भी होती है, बहुत बड़ी स्टेज है। उसके अलावा मैं ये कहूँगा अदर इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो उनको डायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले तो, है ना। तो ये एक और चीज़ है कि उनको रिमूव किया जा सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड नहीं करे उनको रिमूव करना तो उनको रिमूव नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। तो ये कुछ चीज़ें हमें पता चलती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बिना डरे यहाँ पे काम करती है। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई है, जो कि हमारे कंट्री में हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन देने का काम करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी तो बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट बन गई। कौन से अमेंडमेंट्स के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी होगी?
वेरी गुड, 73rd और 74th, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि कुछ लोकल बॉडीज़ है उनके भी इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी कुछ इलेक्शंस कंडक्ट कर रही थी, अब ये इतना बर्डन नहीं डाल सकते ना, क्योंकि लोकल बॉडीज़ तो बहुत सारी बन जाएगी और इतने इलेक्शन अगर कंडक्ट करेंगे अकेला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ये तो थक जाएगा। इसलिए हर स्टेट में फिर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है वो कंडक्ट करती है इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज, यानी हम कहेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन जो होते हैं वो यहाँ पे ये लोग जो होते हैं वो पूरा करते हैं। इलेक्शन जो होंगे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी आर लुक्ड आफ्टर स्टेट इलेक्शन कमीशन, और 243K और 243ZA में दिए हैं इलेक्शन रूरल और लोकल बॉडीज़ के, ना रूरल और लोकल बॉडीज़ के। स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन कमिश्नर होंगे जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। उनका रिमूवल जैसे स्टेट हाई कोर्ट का रिमूवल होता है जज का वैसे होता है, और स्टेट हाई कोर्ट के जज का रिमूवल वैसा ही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। मैंने समझ जाए इनका भी रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एक तरह से हम कह सकते हैं, बट आपको वो नहीं याद रखना, आपको याद रखना है इनका रिमूवल हाई कोर्ट के जज की तरह होता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है, यानी हमें ये पता चलेगा कि एक तरह से स्टेटस जो होता है इनका एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का और स्टेट हाई कोर्ट के जैसा है, और अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जैसा उनका स्टेटस है। तो ये कुछ चीज़ें हमें पता यहाँ पे चलती है इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेके। उसके बाद एससीज और एसटीज जो थे इनके लिए भी कुछ कमीशंस बनाई गई थी अब, और उसके बाद धीरे धीरे बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कमीशन बनाई जाती है। फिर हम कहेंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज जो हमने पढ़े थे उसके लिए भी एक कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, मंडल कमीशन रिपोर्ट, या ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी कमीशन है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल ऑफिसर भी रखा गया है। बस इतनी चीज़ें आपको अभी पढ़नी पड़ती है, अभी ज़्यादा चीज़ें आपकी बचती नहीं है, अब जल्दी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। एससीज के लिए यहाँ पे कोई नेशनल कमीशन बनाई जाती है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज यानी शेड्यूल कास्ट जो है उसको आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है। इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो नेशनल कमीशन दोनों के लिए एक ही थी, एससीज और एसटीज के लिए एक ही हुआ करती थी, बट 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पास कर दिया गया और इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। फॉर एससीज एंड एसटीज अलग अलग कमीशन बनाई जाती हैं। तो ये आती है 2004 से, 2003 में एक्ट पास हुआ, 2004 से सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज ये दो बन जाती हैं। उसके बाद अगर इनके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट खुद करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी अपना स्टैम्प खुद लगा के इनको मैं ऑफिसर कर इनको मैं अपॉइंट कर रहा है एज अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। तो प्रेसिडेंट इनका टेन्योर कितना रहेगा, वो क्या सर्विस रहेगी, वो सब चीज़ें उसमें लिखते हैं कि आपका टेन्योर इतना रहेगा, आपके सर्विस की कंडीशन इतनी रहेगी, ये सब चीज़ें होती है। ये होने के साथ साथ ये काम क्या करते हैं, सबसे पहला ये है कि कोई भी मैटर रिगार्डिंग द प्रोविजंस फॉर एससीज अगर उसके रिलेटेड कोई मैटर है, यानी हम कहेंगे कि एससीज जो है शेड्यूल कास्ट जो है उनको जो भी सेफगार्ड्स मिले वो अगर उनको ठीक से नहीं मिल रहा है तो उनको कंप्लेंट डायरेक्टली अपने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास करनी होती है। देन दिस विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, दिस कमीशन विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, इंक्वायरी भी करेगा जो भी कंप्लेंट्स आ रही है कि हमें राइट्स नहीं मिले, क्योंकि जो राइट्स दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट को वो अगर उन तक नहीं पहुंचते तो दे कैन है ना लॉज अ कंप्लेंट टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और वहाँ पे उनकी इंक्वायरी वो उसके बारे में इंक्वायरी भी कर सकता है। उसके अलावा वो एडवाइस और प्लानिंग का प्रोसेस में हेल्प कर सकता है ना, कि एससी जो है उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, उसके लिए भी एडवाइस कर सकता है प्लानिंग प्रोसेस पे गवर्नमेंट को। वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को कि उसने क्या क्या काम किए, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा, पार्लियामेंट के सामने। ये तो याद रख लीजिएगा रट्टा, कोई भी अगर बॉडी प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट देती है तो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को अपने जेब में नहीं रखता, पार्लियामेंट में रखता है। देन पार्लियामेंट विल डिस्कस द मैटर कि किस तरह से काम चल रहे हैं। उसके अलावा टू मेक द रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों के लिए एक ही है। हाँ, एक मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेशनल कमीशन के अलावा स्टेट कमीशन फॉर एससी, स्टेट कमीशन फॉर एसटीज है, बिल्कुल नहीं। दोनों स्टेट और सेंट्रल कहीं के भी शेड्यूल कास्ट के कोई इश्यूज़ हो वो पूरे के पूरे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही सॉल्व करेगा। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि रिकमेंड करता है यूनियन को और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे सेफगार्ड्स अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये बताएगा। कोई भी फंक्शन जो प्रेसिडेंट उनको करने बोलेंगे रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट वो पूरे करेगा। ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, कमीशन जो होती है उसको हर बार गवर्नमेंट पूछती है, रिजर्वेशन रखने हैं, कितना करना है, क्या करना है और क्या सेफगार्ड देना चाहिए, एवरीथिंग विल बी हम कहेंगे कि मीन्स
recommended by the commission only to the government, या फिर government will consult the commission while taking any action related to schedule caste। इस तरह से ये शेड्यूल कास्ट वाली एक कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 338 हमें देखने मिलती है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ बाइफर्केट हो गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दूसरा एक और कमीशन आता है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। इसके लिए आर्टिकल अलग डालना पड़ेगा, तो इसके लिए 338A नाम का नया आर्टिकल बनाया जाता है। तो ये 338A के अंडर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें देखने मिलती है। इसका भी एग्जिस्टेंस 2004 से है। इसमें भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। इनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। टेन्योर कितना रहेगा, सर्विस कंडीशन कितनी रहेगी, प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन। उसके साथ साथ इनके जो फंक्शंस है वो यही है कि एसटीज से रिलेटेड है ना, जो भी मैटर्स है उसको सॉल्व करना, कंप्लेंट्स देखना, राइट्स ऑफ एसटीज से रिलेटेड, शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड, एडवाइस करना प्लानिंग प्रोसेस में कि डेवलपमेंट हो शेड्यूल ट्राइब्स का, या फिर रिपोर्ट सबमिट करना प्रेसिडेंट को, ये एनुअल रिपोर्ट आपने क्या क्या काम किए, या फिर जितने भी पॉलिसी मैटर से रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ एसटीज शेड्यूल ट्राइब्स, वो जब भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो दे विल कंसल्ट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ये कुछ चीज़ें हमें इनके बारे में पता चलती है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ इतना याद रखेगा ये फॉर एससीज एंड ये फॉर एसटीज है ना। और उसके साथ साथ एसटीज वाले कमीशन के काम थोड़े ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एसटीज जो है वो काफ़ी सारे फॉरेस्ट और ये एरियाज़ में भी देखे जाते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी सारे प्रोविजंस देना होता है ना, और यहाँ पे सेफगार्ड्स देना पड़ता है। तो थोड़ा एसटीज का काम ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी एक कमीशन बनाई गई, क्योंकि इंडिया में अगर बात करें तो बैकवर्ड क्लासेस ये भी, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस ये भी होते हैं। अब मैं यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की बात करूँ तो आपको पता है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया 2018 में, जिसके द्वारा कुछ और क्लासेस को भी रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए गए। तो आपको पता है कि उन क्लासेस को क्या कहा जाता है फिर, इकोनॉमिकली है ना, विकसित, ईडब्ल्यूएस हम कहते हैं। वैसे ही ईडब्ल्यूएस हो या फिर जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उन सब के लिए कहीं ना कहीं 2018 में अमेंडमेंट करके एनसीबीसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। ये रिसेंटली बनी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। इसके लिए नया आर्टिकल डाला गया है 338B। तो 338 में आ जाता है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, 338A में आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, और 338B में आता है फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये तीनों हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब इनिशियली एनसीबीसी जो था वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जिसको एक एक्ट पास करके बनाया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। जब भी कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है तो उसका स्टेटस ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। उसका जो स्ट्रक्चर है इसमें वही है, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सेम वैसी ही चीज़ें, सर्विस और जो भी टेन्योर होगा दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। सेम जैसे बैकवर्ड क्लासेस, जैसे एससीज और एसटीज कमीशन के लिए था वैसा ही है। फंक्शंस यही है कि इन्वेस्टिगेट करना कोई भी मैटर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इंक्वायरी करना कोई भी कंप्लेंट्स जो भी आ रहे हैं राइट्स को लेकर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए बहुत सिंपल और बहुत सिमिलर फंक्शंस है बहुत सारे कमीशंस के, इसीलिए बहुत इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। तो आप एक चीज़ें कीजिएगा, जब भी आपके ये ख़त्म हो जाएंगे पॉलिटिकल लेक्चर्स, एक काम कीजिएगा कि ऐसे जगह को एक जगह कलेक्ट करके रखिएगा। जैसे आप एनसीबीसी, एनसीएससी, एनसीएसटी नेशनल कमीशन वाले, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इन सबके फंक्शन लगभग एक जैसे, सिर्फ एक एससीज के लिए, एक एसटीज के लिए और एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एडवाइस करना प्लानिंग प्रोसेस को, यही आपका या ना, यहाँ पे हम कहेंगे कि सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। और अगर आप जैसे मैंने ये मेथड बताई वो करोगे दैट विल बी द स्मार्ट वर्क, है ना। तो आपको सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको कॉमन पॉइंट्स याद आ जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे इकोनॉमी एंड एजुकेशनली, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस लिखना है, वहाँ पे एससीज लिखना है और एक जगह पे एसटीज लिखना है। ये भी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। एनसीबीसी जो होते हैं इसकी अगर बात करें तो इज एन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी इनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो सब सॉल्व करने का काम बैकवर्ड क्लासेस का जो है वो हम कहेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पूरा करता है। तो ये 3 कमीशन जो एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है, काफ़ी इजी पता चलती है अगर हम इनको स्मार्टली पढ़ते हैं। इसलिए मैंने ये जो नोट्स में यहाँ पे बनाए हैं इसको एकदम एक तरह से ऐसा ही बनाया ताकि वो सिंपल तरीके से आपको समझे। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर सबको? ओके,
चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। इसके बाद हमें बैकवर्ड क्लासेस कमीशन देखनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये 3 देखने हैं। फिर हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स, 7 बजे तक आपका खत्म हो जाएगा। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये आपने पढ़ा था। शेड्यूल्ड एरियाज जो होते हैं वो एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज या फिर हम कहेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कमीशन बनाई गई है। वो क्या करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है शेड्यूल्ड एरियाज का या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन। प्रेसिडेंट इनकी पावर, कंपोजिशन, प्रोसीजर कैसी होगी कमीशन की वो भी देख सकते हैं। और यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्शन भी दे सकता है स्टेट को कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब से, आपको मैंने पिछले बार भी बताया था पढ़ाते हो कि यूनियन गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन स्टेट को देता है, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेता है। तो किसको पूछ के? तो ये जो कमीशन है उसको पूछ के। जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ है हमारे कंट्री में वहाँ कैसा डेवलपमेंट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बराबर डेवलप हो रहे हैं या नहीं, उनका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए कमीशन बनाई जाती हैं। जब भी प्रेसिडेंट को ठीक लगे बनाना तब, तो ये कमीशन होती है। तो इसी तरह बैकवर्ड क्लासेस कमीशन होती है। अंडर आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये ऑब्लिगेशन है कि वो ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस उनके वेलफेयर के लिए काम करें। ओबीसीज का मीनिंग होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस की अगर हम बात करें सोसाइटी के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लोग सोशल यानी एक तरह से सोसाइटी में बराबर स्टेटस नहीं है, या फिर हम कहेंगे एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, उन लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं लाया जाता, उन लोगों के लिए यहाँ पे काम किए जाते हैं। पहली बैकवर्ड कमीशन जो है वो काका कालेलकर के अंडर बनाई गई थी 1953 में। ये जो कमीशन थी इन्होंने बताया था कि रिजर्वेशन देना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस को सर्विसेज में और लोकल बॉडीज़ में। इनकी जो रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट नहीं की, बट आपको पता है एक और कमीशन बनाई गई दूसरी, जिसका नाम है मंडल कमीशन 1971 में, जिन्होंने फिर से बोला था कि रिजर्वेशन देना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को। और फाइनली गवर्नमेंट ने इनके रिकमेंडेशन सुने या नहीं, बताइए? सुने, है ना। तो जो कमीशन से अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिला वो कमीशन का नाम मंडल कमीशन ही है। तो मंडल कमीशन के बारे में देखिए, मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1980 में सबमिट किया। उन्होंने 3743, सोचिए 3743 कास्ट सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है ये बताया। उसके अलावा क्या, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अगर आप छोड़ दे, यहाँ पे ये कास्ट को अगर आप छोड़ दे, ये ट्राइब्स को अगर आप छोड़ दे, तो ये जो कास्ट आ रही है ये पूरे इंडिया के 52% पॉपुलेशन को बनाती हैं। अब आप सोचिए कितने सारे हो गए। तो ये बहुत सारे 52% यानी, और कमीशन ने ये बोला था कि 27% रिजर्वेशंस देने चाहिए ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब्स में, और टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% के ऊपर नहीं जाने चाहिए। बट कुछ कुछ केसेस में रिजर्वेशन में अभी भी आपको बता दो 50% के ऊपर जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट के पास वैलिड रीजंस है तो। अदरवाइज रिजर्वेशन 50% को एक्सीड नहीं कर सकते। एट प्रेजेंट 50% को रिजर्वेशन एक्सीड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट कितने परसेंट रिजर्वेशन है लगभग? जब हाँ है ना, तो 59 के आसपास परसेंट रिजर्वेशन है, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। तो रिजर्वेशंस 50% के ऊपर गए हैं, बट इन हम कहेंगे कि विथ वैलिड रीजंस गवर्नमेंट ये कर सकती है। मंडल कमीशन ने ये बोला और आखिरकार ओबीसी जो है उनको 27% रिजर्वेशन मिल गया। एससीज को अगर रिजर्वेशन बोलो तो लगभग 14% के आसपास है, एसटीज़ को 7% के आसपास है, ओबीसी को 27% के आसपास है। अदर वीकर या फिर हम कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है उनको मैं कहूँगा कि 10% के आसपास है। ऐसा अगर देखा गया तो ये एक नंबर है जिससे हमें रिजर्वेशंस पता चलते हैं। तो ये मंडल कमीशन था जिससे ओबीसीज को रिजर्वेशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली रिजर्वेशन सिर्फ एससीज एंड एसटीज के लिए ही दिए गए हैं, बाकी रिजर्वेशन मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे दिए गए। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको ये बता देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ये दो अलग है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये है कि अब देखिए कैसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ये बताया गया था कि 5 साल जब चले जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, उसके बाद आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ 10 ईयर्स, और उसके बाद 10 साल बाद यानी 65 आ जाता है, फ्रॉम सच कमेंसमेंट प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जिसको कहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। एक तो यहाँ पे करेंगे और एक यहाँ करेंगे, और ये कमीशन रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि हिंदी का यूज करना कैसे बढ़ाना चाहिए ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। इंग्लिश का यूसेज हमें बंद करना था। इट रिकमेंड्स द रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज़। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश, बट यहाँ पे ये कहा गया था कि हिंदी का यूज़ बढ़ाना और इंग्लिश को धीरे धीरे हमें बंद करना एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। बट क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं हो पाया, इसीलिए फिर एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया और फिर एक कमेटी बैठाई गई जिस ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, है ना। तो ये बनाने के बाद उसने ये बोला था कि जो भी चल रहा है कि हिंदी का आप ये तो बढ़ाइए, क्या कहते हैं हम, यूज़ तो बढ़ाइए, बट हम कहेंगे कि इंग्लिश जो है उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट को पता चलता है क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें चली हुई है, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉज इंग्लिश में है। तो ये कमीशन जो होती है 1976 में फिर बनाई गई थी। तो हम कहेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है ये बननी थी और ये बनी भी, और फिर हम ये कहेंगे कि 63 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास कर दिया गया, इसके थ्रू इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड स्टिल इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, ये हैं। उसके बाद आते हैं अगला लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यानी क्या? लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज़ है उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहा जाता है, जिनकी लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे नहीं कह रहा हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑफिस वाज प्रेस्क्राइब बाय स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये उन्होंने बोला था। यानी हम कहेंगे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया गया और एक नया आर्टिकल डाला गया 350B, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे अब स्टेट्स को डिवाइड किया जा रहा था और पार्ट 8 में इसे डाला जाता है, जो भी ये था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर रखे गए, एक पूरी कमीशन नहीं बिठाई जाती है, बनाई गई। तो यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, जो किसके लिए काम करेंगे, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के। कमिश्नर जो है इनका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में। अब एक स्पेशल ऑफिसर है, यानी अकेले तो नहीं रहेंगे, उनका स्टाफ या फिर उनके ऑफिसर्स और भी रहेंगे। तो कमिश्नर का हेडक्वार्टर जो है वो इलाहाबाद में है, यूपी में। आज इलाहाबाद को क्या कहा जाता है? यस, वेरी गुड, प्रयागराज। तो प्रयागराज जो है वहाँ पे, यहाँ पे हमें ऑफिस देखने मिलता है, और 3 रीजनल ऑफिस है। एक है बेलगाम में। बेलगाम कहाँ पे आता है? कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर पे। चेन्नई आता है तमिलनाडु में, और कोलकाता आता है वेस्ट बंगाल में। ये 3 जगह पे आपको ऑफिस देखने मिलता है। यानी आप कहोगे एक थोड़ा सा नॉर्थ साइड में देखने मिल रहा है, एक साउथ साइड में देखने मिल रहा है, एक एक्सट्रीम थोड़ा सा और साउथ पे देखने मिल रहा है, और एक आपको ईस्ट साइड में देखने मिलता है। तो इस तरह के उनके ऑफिस है। उसके अलावा कमिश्नर जो है उनको असिस्ट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी उनके साथ काम करते हैं हेडक्वार्टर्स में। कमिश्नर जो होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। डायरेक्टली नहीं देते, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिनिस्टर के पास अपनी रिपोर्ट देंगे और ये रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को। फिर रिपोर्ट प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ रखेंगे? पार्लियामेंट के सामने। वेरी गुड, ये सब चीज़ें। वैसे आपको बताता हूँ, हाँ एक और चीज़ बताता हूँ। देखो SC और ST वाले जो कमीशंस है, वो नेशनल कमीशन, उनकी जो रिपोर्ट है वो भी प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट देखते हैं, अगर केस स्टेट से रिलेटेड है तो वो केस को फिर रिपोर्ट को गवर्नर के पास भेजते हैं। फिर वो गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे होती है। ये होने के बाद कमिश्नर का रोल क्या है? जितने भी ग्रीवियंसेस हैं रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वो पूरे कमिश्नर देखते हैं। कमिश्नर जो होते हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे हो उनके, सेफगार्ड के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए भी काम करते हैं ये कमेटी। तो ये कमेटी आप देख रही है, कमीशन आप देख रहे हैं, या फिर हम कहेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ देख रहे हैं। इनके आपने पूरे रोल यहाँ पे देखे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हम ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी वाले टॉपिक में, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें थी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पढ़ी। तो अब मैं एक एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिखा देता हूँ जो जो हमने यहाँ पढ़ी थी। हमने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से शुरुआत की, उसके बाद हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग को पढ़ा, कैग के बाद हम आगे हमने एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को पढ़ा, है ना। उसके बाद हम सॉलिसिटर जनरल को पढ़े, स्टेट फाइनेंस कमीशन को पढ़े, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को पढ़ा, फाइनेंस कमीशन को पढ़ा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को पढ़ा, UPSC को हमने पढ़ लिया, SPSC को हमने पढ़ लिया, इलेक्शन कमीशन को हम पढ़ लिए,
नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसके अलावा शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, मंडल कमीशन रिपोर्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर? ओके चलो, बहुत अच्छा लगा आपके यस सुन के काफ़ी टाइम बाद। वैसे आपके बीच बीच में यस मैंने सुनते ही रहे हैं, इस कारण मुझे बहुत एनर्जी भी मिलती है। और अगर देखा गया तो आखिरी में अगर हम मेरे तरफ से आपको जो गिफ्ट है वो बनी बनाई हुई चीज़ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको भी अपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। बट मेरे तरफ से ये तोहफ़ा आपके लिए, ये जो तोहफ़ा है ये ऐसा तोहफ़ा, ऐसा गिफ्ट है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या किसी भी स्टेट सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है ना। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरा बनाया हुआ टेबल आपको देखने मिल रहा है। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, यहाँ देखिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको आर्टिकल्स का टेंशन नहीं लेना है, उनका टेन्योर दिया हुआ है। टेन्योर के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ देखिए SC ST और बैकवर्ड क्लासेस का 3 इयर्स किया। मैंने बताया था प्रेसिडेंट बताते हैं कितना रहेगा, तो प्रेसिडेंट ने 3 इयर्स उनका डिसाइड कर लिया। कौन कौन फर्दर अपॉइंट हो सकते हैं, तो ये पूरे फर्दर अपॉइंट हो सकते हैं किसी भी ऑफिस में गवर्नमेंट के। बट यूपीएससी और एसपीएससी वालों का फर्दर अपॉइंटमेंट देख लो। यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता अंडर गवर्नमेंट। जो यूपीएससी का मेंबर है वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का या एसपीएससी का। उसके अलावा एसपीएससी का जो चेयरमैन है वो यूपीएससी या अदर एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैन और मेंबर बन सकते हैं यूपीएससी के, या फिर चेयरमैन बन सकते हैं एसपीएससी या फिर अदर एसपीएससी के। ये आपको यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ तक ये आपका देखिए टेबल, काफ़ी बार इससे ही आपको क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। इस टेबल से आपको कम से कम 70 to 80% टाइम पे क्वेश्चन आएंगे, बट हमको 30 और 30% के लिए भी रेडी रहना है। इसलिए मैंने जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई है वो पूरी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हैं। यहाँ जितने आर्टिकल्स लिखे हैं उतने आर्टिकल्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको ये आर्टिकल्स याद नहीं रखना है, ये यानी इस चैप्टर से रिलेटेड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये आर्टिकल जो मैंने यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और हम कहेंगे 9 10, ये तो एक ही है। तो इतने आर्टिकल्स आप याद रख लीजिएगा, आपका पूरा काम यहाँ पे हो जाता है।